हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम माय यूट्यूब चैनल द कंप्यूटर इन्फो। आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में लेके आया हूँ कि जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया कि जैसे ग्रुप्स का उपयोग क्यों किया जाता है, वो तो मैंने आपको उसके अंदर बताया। और आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि जैसे आपके जो 28 ग्रुप होते हैं, तो उन ग्रुपों का उपयोग कब किया जाता है, कौन से ग्रुप का उपयोग अपन कब करेंगे, तो उसकी जानकारी मैं आपको आज इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो देखिए, अगर अपन बात करें टैली में कितने ग्रुप होते हैं अपन के 28, वो मैंने आपको कल पिछली वीडियो में बता दिया था। और जैसे अपन के जो 28 ग्रुप होते हैं, अकाउंटेंट्स भी मैंने बताए थे आपको कि टैली में जो अकाउंट्स के मुख्य अकाउंटेंट्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ पर टैली में जो मुख्य अकाउंटेंट्स में 5 होते हैं। तो सबसे पहले अपन यहाँ पर समझते हैं कैपिटल अकाउंट के बारे में। किसके बारे में? कैपिटल अकाउंट के बारे में। देखो, अगर अपन बात करें यहाँ पर कैपिटल अकाउंट की कि कैपिटल क्या होती है। देखो, कैपिटल को वैसे अपन हिंदी में बोलते हैं पूंजी। क्या बोलते हैं? पूंजी। यानी ये पूंजी खाता होता है। इसमें क्या होता है कि कैपिटल व्यापारी द्वारा व्यापार प्रारंभ करते समय व्यापार में लगाई गई धन संपत्ति या पैसा। यानी जो व्यापारी द्वारा जो व्यापार में पैसा लगाया जाता है, जब भी कोई भी बिजनेसमैन होता है, व्यापारी होता है, वो व्यापार को स्टार्ट करेगा तो स्टार्टिंग में जो पैसा लगाएगा, धन संपत्ति लगाएगा, तो उसे क्या बोली जाएगी? कैपिटल। क्या बोली जाएगी? कैपिटल। ठीक है। जैसे अगर अपन एग्जांपल बात करें कि जैसे एंट्री आपके सामने ये भी हो सकती है कि राम ने 5 लाख रुपीज़ लगाकर व्यापार प्रारंभ किया कि स्टार्ट द बिजनेस बाय राम हो 5 लाख रुपीज़ ओनली। तो यानी जैसे मान लो राम ने व्यापार प्रारंभ किया है, तो जैसे जो अपन का व्यापार प्रारंभ का जो आप लेजर बनाओगे, खाता बनाओगे, तो उसके अंदर आपको क्या ग्रुप लेना पड़ेगा? कैपिटल अकाउंट। क्या लेना पड़ेगा? कैपिटल अकाउंट। तो आपके हालांकि समझ में आया होगा कि कैपिटल का उपयोग अपन कब करें। इसके बाद में नेक्स्ट ग्रुप आता अपन का सेकंड, लॉन्स लाइबिलिटीज़। लॉन्स लाइबिलिटी का मतलब होता है ऋण दायित्व। देखो, लॉन्स का मतलब हो गया ऋण, मतलब कर्जा। लाइबिलिटी मतलब दायित्व। कि ये ऐसे दायित्व होते हैं जिन्हें निश्चित अवधि में चुकाना अनिवार्य होता है। यानी ये जो दायित्व होते हैं अपन के, ये कौन से दायित्व होंगे? जिनको अपन निश्चित अवधि में चुकाना होगा। अर्थात किसी भी प्रकार का लिया गया ऋण या लोन लाइबिलिटी कहलाती है। मतलब कि आपकी जो कंपनी है, एग्जाम्पल सपोर्ट दैट, कि जैसे मान लो अपन की कंपनी है, आपने यहाँ पर कोई व्यापार चला रहे हो, तो आपने मान लो आपको पैसे की आवश्यकता पड़ी, आपने किसी बैंक से है या फिर किसी व्यक्ति से है, आपने लोन वगैरह ले लिया, तो वो अपन की क्या कहलाएगा? एक दायित्व कहलाएगा। क्या कहलाएगा? दायित्व। वो आपको पैसा मतलब बैंक से लिया या फिर किसी कंपनी से लिया, तो वो आपको चुकाना पड़ता है, वो अपन के एक दायित्व हो जाता है। तो ये जो दायित्व होंगे आपके, ये आपके कितने प्रकार के होंगे? ये दायित्व होंगे अपन के 3 प्रकार के। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के अपन के दायित्व होते हैं। अब 3 कौन कौन से प्रकार होते हैं वो अपन यहाँ पर समझेंगे। तो सबसे पहले आता अपन का बैंक ओवरड्राफ्ट। क्या आता है? बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट का पूरा नाम होता है अधिविकर्ष। बैंक ओवरड्राफ्ट का पूरा नाम क्या होगा? अधिविकर्ष। क्या होगा? अधिविकर्ष। यानी जैसे अपन ने किसी भी व्यक्ति से लोन लिया, कंपनी से लोन लिया है, ठीक है, तो वो तो अलग अलग आएगा, बट अपन यहाँ पर अपन समझ रहे हैं बैंक ओवरड्राफ्ट को, कि यह ऐसे लोन होते हैं जिसमें बैंक द्वारा खाता धारक को एक ऐसी सुविधा प्रदान की जाती है जिसमें वह जमा राशि से अधिक राशि निकाल सकता है, परंतु उसे वह राशि निश्चित समय में चुकाना अनिवार्य होता है, अन्यथा बैंक उस राशि पर क्या करेगा? ब्याज भी वसूलेगा। देखो, बैंक ओवरड्राफ्ट की अगर अपन बात करें, तो बैंक एक खाता धारक को एक सुविधा देगी जिसमें आप जमा पूंजी से आप अधिक राशि क्या कर सकते हैं? विड्रॉ कर सकते हैं, मतलब निकाल सकते हैं। बट उस राशि को आपको क्या करना पड़ेगा? बैंक को निश्चित समय अवधि के अनुसार देना पड़ेगा। वैसे अगर अपन बात करें, जो निश्चित समय अवधि होती है वो 49 डेज़ की होती है। अधिकतर कितने डेज़ की होती है? 49 डेज़ होता है। आपको 49 डेज़ के अंदर उसको चुकाना पड़ेगा। अगर आपने उस 40 डेज़ के अंदर आपने उसको नहीं चुकाया, तो फिर आपको क्या करना होगा? उस राशि पर आपको क्या देना होगा? ब्याज देना होगा। उस राशि पर क्या देना होगा? आपको ब्याज देना पड़ेगा। तो आपको ब्याज देना पड़ेगा। मान लो तुमने ब्याज नहीं भी दिया, ब्याज तुमने नहीं भी दिया, तो फिर अपन को क्या है? बैंक का अपन को जैसे मान लो उस पर अपन का विपरीत प्रभाव भी आपका पड़ सकता है।
नेक्स्ट अपन का आएगा सिक्योर्ड लोन। सिक्योर्ड लोन का मतलब क्या होता है? सुरक्षित ऋण। सिक्योर्ड लोन का मतलब क्या होता है? सुरक्षित ऋण। कि ये ऐसे लोन होते हैं जिसमें हमें किसी प्रकार की संपत्ति या ज़मीन जायदाद के कागजात मतलब डॉक्यूमेंट्स जमा करवाने पड़ते हैं। इसका मतलब हुआ सिक्योर्ड का मतलब देखो नाम से भी वैसे पता चल रहा है, सिक्योर्ड मतलब सुरक्षित, जिसमें अपन कुछ भी गिरवी रखकर अपन क्या ले रहे हैं? लोन ले रहे हैं, किसी संपत्ति के एवज में अपन लोन ले रहे हैं, तो वो अपन का हो जाता है सिक्योर्ड लोन। जैसे कि मान लो एग्जांपल अपन बात करें कि अपन किसी बैंक से लोन ले रहे हैं, तो वो अपन का एक तरीके से सिक्योर्ड ही होगा। नेक्स्ट अपन का ग्रुप आता है अनसिक्योर्ड लोन। अनसिक्योर्ड का मतलब होता है असुरक्षित ऋण। कि ये ऐसे लोन होते हैं जिसमें हमें किसी प्रकार की संपत्ति, जमीन जायदाद के कागजात या डॉक्यूमेंट्स जमा नहीं करवाने पड़ रहे। मतलब समझे? मतलब इसमें क्या है कि आपको कोई भी संपत्ति, जमीन जायदाद के कागजात जमा नहीं करवाने पड़ रहे हैं, तो वो अपन के क्या कहलाएंगे? सिक्योर्ड लोन। मतलब आपने बहुत किसी व्यक्ति से लिया, किसी कंपनी से लिया, तो वो अपन किसके बेस पे लेते हैं? कॉन्ट्रैक्ट बेस पे लेते हैं। किसके बेस पे लेते हैं? कॉन्ट्रैक्ट बेस पर। और आपको उसमें किसी प्रकार की संपत्ति जमा नहीं करवानी पड़ेगी। अगर आप उसमें कोई भी संपत्ति जमा करवाओगे तो आपको वहाँ संपत्ति जमा करवाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वहाँ आपको किसी भी प्रकार की संपत्ति जमा नहीं करवानी है। समझ गए? नेक्स्ट अगर अपन बात करें अगला जो ग्रुप है, मतलब देखो ये अपन ने जो 3 प्रकार पढ़े, ये 3 प्रकार किसके हैं भाई? ये 3 प्रकार है अपन के लोन्स लाइबिलिटी के। किस प्रकार है? लोन्स लाइबिलिटी। लोन्स लाइबिलिटी 3 प्रकार की हो गई, बैंक ओवरड्राफ्ट, सिक्योर्ड लोन और अनसिक्योर्ड लोन। समझ में आ गया होगा कि कौन से ग्रुप का उपयोग कब किया जाएगा। अब इसी के बाद में आ जाती है करंट लाइबिलिटीज़। देखो करंट लाइबिलिटीज़ का मतलब हो गया कि वर्तमान दायित्व। जैसे यह ऐसे दायित्व होते हैं जिन्हें फाइनेंशियल ईयर खत्म होने से पहले पहले चुकाना अनिवार्य होता है। जैसे फाइनेंशियल ईयर कब से कब तक चलती है? 1 अप्रैल टू 31 मार्च, 1 अप्रैल टू 31 मार्च तक आपकी ये चलती है। तो आपको उसके अंदर इन खर्चों को चुकाना अनिवार्य होगा। जैसे ये भी कितने प्रकार की होगी? ये भी कितने प्रकार की होगी? 3 प्रकार की। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। कौन कौन सी है? देखो सबसे पहले आ गया अपन का ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस। मतलब ड्यूटीज़ का मतलब क्या होता है? कर्तव्य। ड्यूटीज़ का मतलब क्या होता है? कर्तव्य। और टैक्स मतलब क्या हो गया? कर। यानी ड्यूटी किसी भी निश्चित क्षेत्रीय स्थान पर लगने वाला टैक्स ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस कहलाएगा। जैसे मान लो आप यहाँ पर आप क्या कर रहे हो? आपने मान लो टैक्स का पैसा जैसे CGST, SGST, IGST, UT, TDS, आप इनका लेजर जब भी बनाओगे आपको अंडर में क्या रखना होगा? ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस रखना होगा। क्या रखना होगा? ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस आपको देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस। आप तो सिंपल सी बात यह है कि जब भी टैक्स का नाम आता है कि ये टैक्स पे कर रहे हो जिसको अपन को गवर्नमेंट को देना है, चुकाना है, रिटर्न भरना है, तो उसको अपन को देना पड़ेगा ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस के अंदर। इसके बाद में इसी का सेकंड आता है भाई प्रोविज़न। प्रोविज़न का मतलब हो गया प्रावधान। कि भविष्य में होने वाले समस्त प्रकार के खर्चों के लिए कुछ राशि अपनी आय में से अलग निकाल के रख देना ही क्या कहलाएगा? प्रोविज़न। जैसे अपन देखो पेंशन होता है, गारंटी होती है, इलेक्ट्रिसिटी बिल होता है, तो ये अपन की क्या हो गया है? एक तरीके से अपन का प्रोविज़न अपन ने क्या रखा है? प्रावधान। क्या रखा अपन ने? प्रावधान। मतलब अपन ने चुकाया नहीं है अभी अपन ने चुकाया नहीं है, बट आपको ये भविष्य में चुकाना पड़ेगा, देना पड़ सकता है, हो सकता है खर्चा होगा, तो उसको अपन किस में रखेंगे? प्रोविज़न में। किस में रखेंगे? प्रोविज़न में। ठीक है। जैसे मान लो एग्जाम्पल अपन समझते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल, अगर अपन बात करें जैसे गारंटी का जो पैसा होता है, गारंटी का क्या होता है? जो पैसा होता है, तो गारंटी जब अपन ने किसी भी प्रोडक्ट्स पर दी है, मान लो अपन ने 10 कंप्यूटर सेल कर दिए, 10 ही कंप्यूटर अपन ने गारंटी दी।
अपन का एक कंप्यूटर ऐसा भी तो हो सकता है कि वो अपन का ख़राब हो जाए, अपने पास वापस आ जाए, तो भविष्य में मेरा खर्चा होगा ना, उसका पैसा कहाँ से लेके आऊँगा मैं। तो मैंने क्या करा, कुछ पैसा अलग निकाल के रख दिया कि हाँ मुझे भविष्य में गारंटी का देना पड़ सकता है। इसी प्रकार यहाँ पर मैंने दिया, यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल लिखा है इलेक्ट्रिसिटी बिल। क्या लिखा, इलेक्ट्रिसिटी बिल मतलब बिजली का बिल। जैसे फाइनेंशियल ईयर अभी मैंने बताई आपको, फाइनेंशियल ईयर अभी मैंने बताई आपको, फाइनेंशियल ईयर कब से कब तक चलती है, 1 अप्रैल से 1 अप्रैल से मतलब 31 मार्च तक। कब तक, 31 मार्च तक। कब तक चलेगी, 31 मार्च तक। तो आपको क्या करना होगा, इस पैसे को, मार्च का जो बिजली का बिल है तुम्हारा, मार्च का जो बिजली का बिल है वो तुम्हारे पास कब आएगा, अप्रैल में जाके आएगा कि नहीं आएगा। जो मार्च का बिल है वो तुम्हारे पास आएगा अप्रैल मंथ में, बट खर्चा होगा ना प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का, तो आपको उस खर्चे को तो उसी में दर्शाना पड़ेगा। तो वहाँ पर अपन किसका उपयोग करेंगे, प्रोविजन ग्रुप का। एक आता सन्ड्री डेटर्स क्रेडिटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स मतलब विविध लेनदार, यानी व्यापारी द्वारा किसी भी व्यक्ति या कंपनी से जब उधार में माल खरीदा जाएगा, किस में माल खरीदा जाएगा, उधार में, तो आपको उसका अंडर ग्रुप क्या देना पड़ेगा, सन्ड्री क्रेडिटर्स। क्या देना पड़ेगा, सन्ड्री क्रेडिटर्स। आप तो इतना सा याद रखना कि खरीदने पर अपन यूज करते हैं क्रेडिटर और बेचने पर यूज करते हैं डेबिटर्स, यानी डेटर जिसको अपन बोलते हैं। तो इसमें तो क्या करेंगे अपन, जब क्या किया जाएगा, माल खरीदा जाएगा। क्या किया जाएगा, माल खरीदा जाएगा, ठीक है, खरीदा जा रहा है, तो आपको क्या देना है, सन्ड्री क्रेडिटर। समझ गए। जैसे एंट्री, उधार के एंट्री में आ जाता है नाम, आ जाता है, क्या आ जाता है, नाम। तो नाम आ गया मतलब वो एंट्री क्या हो गई, उधार की। तो आपको उसके अंडर ग्रुप में, उसके अंडर ग्रुप में आपको क्या लेना पड़ेगा, अंडर में आपको क्या देना पड़ेगा, सन्ड्री क्रेडिटर देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा, सन्ड्री क्रेडिटर। तो ये तीनों भाग किसके हुए, करंट लायबिलिटीज़ के। किसके हुए, करंट लायबिलिटीज़। 3 प्रकार की हो गई अपन की, ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस, प्रोविज़न एंड सन्ड्री क्रेडिटर्स। इसके बाद में चलते हैं अपन नेक्स्ट, इसके बाद में आ जाती है फिक्स्ड असेट्स। क्या हो गया, फिक्स्ड असेट्स, स्थायी संपत्ति। क्या होगी, स्थायी संपत्ति। देखो स्थायी संपत्ति क्या होती है कि जब हम किसी भी वस्तु को बेचने के उद्देश्य से ना खरीद कर व्यापार को चलाने के उद्देश्य से खरीदते हैं, कि जैसे अपन किसी भी संपत्ति को खरीद तो रहे हैं बट बेचने के लिए नहीं, व्यापार को चलाने के लिए, जिसका उपयोग व्यापार में लंबे समय तक किया जाएगा, तो वो क्या कहलाएगी अपन की, फिक्स्ड असेट्स। सपोज दैट अपन ने यहाँ पर फर्नीचर खरीदा मैंने, बट मैं उसको बेचूंगा नहीं, मैं उसको व्यापार को चलाने के लिए खरीदा, तो मेरी वो क्या कहलाएगी, फिक्स्ड असेट्स कहलाएगी, स्थायी संपत्ति होगी। क्या होगी, स्थायी संपत्ति। तो अपन समझे होंगे कि फिक्स्ड असेट्स ग्रुप का उपयोग कब करेंगे, इसका ग्रुप का उपयोग कब करेंगे, जब व्यापारी द्वारा क्या किया गया है, माल खरीदा गया, माल खरीदा गया बट वो बेचने के लिए नहीं खरीदा, वो बेचने के लिए नहीं खरीदा, किस लिए खरीदा, व्यापार को चलाने के लिए। किसके लिए खरीदा, व्यापार को चलाने के लिए। तो वो मेरी क्या हो गई, वो मेरी क्या हो गई, फिक्स्ड असेट्स। क्या हो गई, फिक्स्ड असेट्स। इसी प्रकार आगे के ग्रुपों की जानकारी आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलने वाली है। तो उसके बाद में आ जाता है अपन का इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है निवेश करना, यानी व्यापारी द्वारा अपने निजी व्यापार या किसी अन्य व्यापार में लगाया गया पैसा ही क्या कहलाएगा, इन्वेस्टमेंट। क्या कहलाएगा, इन्वेस्टमेंट। यानी व्यापारी द्वारा जो बिजनेस स्टार्ट किया जा रहा है, बिजनेस स्टार्टिंग में जो पैसा लगाया जा रहा है, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, इन्वेस्टमेंट। एक आएगी करंट असेट्स। देखो अगर अपन बात करें यहाँ पर करंट असेट्स यहाँ पर होने वाली है अपन की कि ऐसी संपत्ति जो हमारे वर्तमान में मौजूद रहती है। ये 6 प्रकार की होगी वैसे।
ठीक है, तो एक एक को समझते हैं कौन कौन सी है। सबसे पहले बात आती है स्टॉक इन हैंड, यानी स्टॉक इन हैंड ग्रुप का उपयोग तब किया जाता है जब स्टॉक आइटम्स की इन्वेंट्री बनी हुई नहीं होती है, यानी फाइनेंस से स्टार्ट होने पर और फाइनेंस से स्टार्ट ख़त्म होने पर जो क्लोजिंग स्टॉक या ओपनिंग स्टॉक को दर्शाने के लिए अपन इसका उपयोग करेंगे, या फिर इन्वेंट्री मतलब जो स्टॉक आइटम लिस्ट बनी हुई नहीं होगी तो उसके लिए ही अपन उपयोग लेंगे स्टॉक इन हैंड का। इसके बाद में बात आती है डिपॉजिट एसेट्स, यानी व्यापारी द्वारा किसी प्रकार की संपत्ति डिपॉजिट करवाना, कि जैसे मान लो अपन ने संपत्ति जमा तो करवाई बट वो मेरी क्या एसेट्स है, वो मुझे वापस प्राप्त होगी। जैसे देखो अपन ने मान लो जमा करवाया फिक्स डिपॉजिट का पैसा मिलेगा, रिक्योरिंग डिपॉजिट आरडी सिक्योरिटी आर मतलब मिलेगा, एलआईसी जमा करवा दिया मिलेगा पैसा। अब इसमें तो मिलेगा ना, अभी तो आप डिपॉजिट करवा रहे हो बट बाद में तो मिलेगा ना, तो ये तुम्हारी क्या हो गई संपत्ति, तो वो डिपॉजिट असेट्स में आ जाएगी। लोन एंड एडवांसेस, देखो नाम से ही पता चल रहा है, यानी किसी भी व्यक्ति या कंपनी को दिया गया लोन या एडवांस में दिया गया पैसा क्या कहलाएगा, लोन एंड एडवांसेस। क्या कहलाएगा, लोन एंड एडवांसेस। तो ये आपका लोन एंड एडवांसेस हो। उसके बाद में सन्ड्री क्या आ गया अपन का, सन्ड्री डेटर्स डेबिटर्स, यानी इस ग्रुप का उपयोग कब किया जाता है, इस ग्रुप का उपयोग कब किया जाएगा, यानी अपन ने किसी भी व्यक्ति या कंपनी को जब उधार में माल बेचा जाता है, क्या किया जाता है, उधार में माल बेचा जाता है, तो उधार में माल बेचने पर अपन को क्या देना होगा, अंडर ग्रुप सन्ड्री डेबिटर। मतलब इसका मतलब हो गया विविध देनदार जो तुमको पैसा देंगे। उसके बाद में नेक्स्ट आता है कैश इन हैंड। इसका लेज़र आपको टैली में बनाने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि इसका लेज़र पहले से बना हुआ होता है। बट देखो जो होता है ना, अपन पैटी कैश का लेज़र बनाएंगे। किसका बनाएंगे, पैटी कैश। तो पैटी कैश का अंडर भी आपको क्या रखना होगा, बैंक अकाउंट ही रखना होगा। क्या रखना होगा, बैंक अकाउंट, सॉरी कैश इन हैंड। इसके बाद में आता अपन का बैंक अकाउंट, कि इसका उपयोग तब किया जाता है जब किसी भी बैंक का लेजर बनाते हैं, यानी आप किसी भी बैंक का लेजर क्रिएट या कर रहे हो तो सभी बैंकों का अंडर ग्रुप क्या रहेगा, बैंक अकाउंट। एनी बैंक, कोई सा भी बैंक हो, सभी बैंकों का अंडर ग्रुप आपको बैंक अकाउंट ही दर्शाना पड़ेगा। नेक्स्ट है अपन का, इसके बाद में ब्रांच या डिवीज़न, यानी इस ग्रुप का उपयोग तब किया जाता है जब किसी भी कंपनी की एक से अधिक ब्रांचेज होती है। सपोज़ दैट कि मेरी कोई कंपनी है, मेरी अधिक ब्रांच से मैंने अलग अलग शाखाएं खोल रखी है, तो मैं उसका अंडर ग्रुप क्या रखूँगा, ब्रांच या डिवीज़न, यानी इस ग्रुप का वहाँ पर उपयोग किया जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट चलता अपन का मिस एक्सपेंसेस, मतलब मिसलेनियस एक्सपेंसेस, यानी एक मिश्रित खर्चे होते हैं, यानी व्यापार रजिस्ट्रेशन के समय किए गए समस्त प्रकार के खर्चे किसके अंदर आएंगे, व्यापार रजिस्ट्रेशन के समय किए गए समस्त प्रकार के खर्चे मिसलेनियस एक्सपेंस के अंदर आएंगे। सारे खर्चों को तुमको किस में दर्शाना पड़ेगा, मिसलेनियस एक्सपेंसेस के अंदर दर्शाना पड़ेगा। उसके बाद में आ गया सस्पेंस, यानी इस ग्रुप का उपयोग तब किया जाता है, मतलब ऐसी धनराशि का लेखा जोखा रखने के लिए किया जाता है जिसका बार बार मिलान करने पर भी पता नहीं चलता है कि यह राशि अपन को कहाँ से प्राप्त हुई है। मतलब कोई धनराशि अपन उसको बार बार मतलब बैलेंस शीट को मिलान कर रहे हैं, ट्रायल बैलेंस देख रहे हैं, बट उसका पता नहीं चल रहा है कि पैसा आया कहाँ से, पैसा तो आया साला बट पता नहीं चल रहा कहाँ से आया। तो ऐसे तो ही नहीं है कि अपन उसकी पार्टी करेंगे, पैसे को दर्शाना पड़ेगा बिजनेस में, ठीक है। तो उस पैसे को अपन को किस में रखना, ऊपर का सस्पेंस में, कि हाँ मुझे संदेह है इसमें, पैसा तो आया बट कहाँ से आया, मुझे मालिक को देना पड़ेगा भाई, विवरण देना पड़ेगा कि मेरे पास पैसा कहाँ से आया। तो उसको मैं किस में रखूँगा, सस्पेंस अकाउंट। सेल्स, यानी बेचने के उद्देश्य से क्रय किए गए माल की लागत में लाभ जोड़कर दूसरे पक्ष को देना ही क्या कहलाता है, सेल्स अकाउंट। मान लो मैं माल को बेच रहा हूँ, बेचने के उद्देश्य से मैंने क्रय किया माल, उसके लाभ और ऐड करके कुछ दूसरे पक्ष को दूंगा। आप माल खरीदते हो, जिस रेट में तुमने खरीदा है उस रेट में बेचोगे क्या, नहीं, आप उसमें अपन का प्रॉफिट ऐड करोगे, फिर आप दूसरे पक्ष को देंगे, मतलब बेचेंगे।
तो वो मेरा सेल्स अकाउंट कहलाएगा। और जब आप टैली में सेल्स का लेजर बनाओगे तो सेल्स का लेजर भी किसके नाम से बनेगा, सेल्स के नाम से। अंडर ग्रुप भी क्या होगा, सेल्स अकाउंट ही होगा। क्या होगा, सेल्स अकाउंट ही होगा। नेक्स्ट आता है परचेज, यानी बेचने के उद्देश्य से क्रय किए गए माल को क्या कहा जाता है, परचेज अकाउंट। और बेचने के उद्देश्य से ना खरीदे गए माल को क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, फिक्स्ड असेट्स। अगर तुमने बेचने के उद्देश्य से ना खरीदा तो वो मेरी क्या होगी, फिक्स्ड असेट्स हो गई। क्या हो गई, फिक्स्ड असेट्स। और बेचने के उद्देश्य से क्रय किया वो हो गया अपना का परचेज। इसका भी लेजर, इसका भी क्या होगा, लेजर और ग्रुप, लेजर और ग्रुप परचेज अकाउंट ही रहेगा। तो दोस्तों आगे की जो ग्रुप्स है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ, वो आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलेंगे। पूरी वीडियो को देखो आगे तक मैं आपको ऐसे वीडियो लाते रहूँगा। टैली में आपकी इसी प्रकार की वीडियो आती रहेगी। अभी मैं आपको थ्योरेटिकल समझा रहा हूँ, बाकी आपकी प्रैक्टिकल ही वीडियो भी आने वाली है। तो चैनल को सब्सक्राइब करेगा, द कंप्यूटर इन्फो के नाम से आएगा। तो चलिए नेक्स्ट मिलते हैं अब।